प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। आज हमारा फोकस हेल्थ तो है ही, कल्याण पर भी उतना ही अधिक ध्यान केंद्रित है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स के विस्तार, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को बढ़ावा और आधुनिक व भविष्य की तकनीकी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं पहुंचाने को अपना लक्ष्य बताया। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं जिला और ब्लॉक स्तर पर व गांव के नज़दीक हों। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना और समय समय पर अपग्रेड करना जरूरी है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क्स को सशक्त बनाने के लिए 1.5 लाख हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अभी तक 85,000 से अधिक सेंटर रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन और टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। इस बार के बजट में इनमें मेंटल हेल्थ केयर की सुविधा भी जोड़ी गई है। अगली खबर, देश में 5G सेवाओं की शुरुआत 15 अगस्त से हो सकती है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने ट्राई से 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी शर्तों के बारे में अनुशंसा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ मार्च 2022 के पहले सिफारिशें सौंपने का अनुरोध किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के सचिव को लिखे पत्र में विभाग ने कहा 5G स्पेक्ट्रम की दरों एवं शर्तों के बारे में अनुशंसा जल्द दी जाए। बताते चलें कि इससे जुड़ी शर्तें एवं प्रावधान ट्राई की अनुशंसा के बाद ही तय होंगे। नीलामी में नई फ्रीक्वेंसी के लिए मानदंड भी तय किए जा रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज करते हुए जल्द ही कीव पर कब्जा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 4 तरफ से हमला कर उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि राजधानी कीव अभी तक रूसी सेना के कब्जे से दूर रही थी। अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने चिंता जताई है कि कीव पर रूसी सेना के कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की रात हमारे लिए सबसे कठिन होने वाली है, लेकिन हमें खड़े रहना होगा। मिल रही जानकारी के अनुसार जेलेंस्की को अमेरिका की तरफ से यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों के बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने नागरिकों से उससे अधिकारियों के साथ समन्वय के बिना सीमा चौकियों पर नहीं जाने को कहा है। भारतीय दूतावास ने कहा, सीमा जांच चौकियों पर स्थिति संवेदनशील है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हम पड़ोसी देशों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसने कहा कि हमारे लिए उन भारतीयों को निकालना मुश्किल है जो बिना सूचना दिए सीमा चौकियों पर पहुंच गए हैं। जो भारतीय नागरिक पूर्वी क्षेत्र में हैं, उनसे अगले निर्देश तक अपने निवास स्थान पर बने रहने का अनुरोध किया जाता है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा कि वे अनावश्यक गतिविधि से बचें, सावधानी बरतें और अपने आसपास की घटनाओं पर चौकन्ना रहें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने अपने खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। प्रस्ताव के पक्ष में 11 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत, चीन व यूएई ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मतदान के बाद अमेरिका ने भारत के रुख को ओके बताया है। अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत रूस के संबंध हमारे जैसे नहीं है, भारत हमारा भी मित्र है। वाशिंगटन में अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन प्रशासन की ओर से अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यह बात कही। बताते चले कि अमेरिका ने पहले ही भारत से अपने पक्ष में समर्थन करने की बात कही थी। प्राइस ने मीडिया से कहा कि हम जानते हैं कि भारत के रूस के साथ अलग रिश्ते हैं और ये वैसे नहीं है जैसे कि रूस के साथ हमारे हैं। निश्चित रूप से ये उचित है। भारत और रूस के बीच रक्षा और सुरक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में एक रिश्ता है जो हमारे जैसा नहीं है। हमने रूस से संबंध रखने वाले हर उस देश से कहा था कि वह अपने रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए विश्व व्यवस्था कायम रखने के लिए उसे तैयार करे। प्राइस ने कहा कि अमेरिका की भी भारत के साथ व्यापक साझेदारी है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पूर्व ही ऑस्ट्रेलिया में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई थी। वहां क्वाड बैठक में भारत प्रशांत क्षेत्र को लेकर मंथन भी हुआ था। यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। मानव जीवन की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। हम भारतीय समुदाय के कल्याण और सुरक्षा के बारे में भी बहुत चिंतित हैं, जिसमें यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी शामिल हैं। मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है। हालांकि इस समय यह कठिन जान पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया।
हमें उस पर लौटना होगा। इन सभी कारणों से ही भारत ने इस प्रस्ताव से परहेज करने का विकल्प चुना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो शिखर सम्मेलन पर एक बयान में कहा है कि अमेरिका नाटो क्षेत्र में एक एक इंच की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 5 के प्रति हमारी वचनबद्धता दृढ़ है। मैंने अपने नाटो सहयोगियों का समर्थन करने के लिए यूरोप में हमारी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती का आदेश दिया है। बयान में बाइडेन ने यह भी कहा कि आज हमारे साथ हमारे करीबी सहयोगी स्वीडन, फिनलैंड और यूरोपीय संघ हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिम को विभाजित करने के अपने लक्ष्य में नाकाम रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का असर कम होने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने के लिए कहा है। उधर दिल्ली में पाबंदियों में और ढील देते हुए रात का कर्फ्यू सोमवार से खत्म करने का फैसला किया गया है। पाबंदियों में केंद्र सरकार की ढिलाई से 2 साल बाद लोग होली को उल्लास से मना सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों के साथ साथ रात में कर्फ्यू में ढील देने पर विचार करने को कहा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 फरवरी को दिशा निर्देश जारी किए थे।